ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस न्यू चैप्टर दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और दिस इज चैप्टर नंबर 5 फॉर ओ लेवल बिजनेस। और ये जो चैप्टर है हम लोगों के पास, दिस इज नॉट दैट मच ऑफ अ डिफिकल्ट चैप्टर। मैं ये नहीं कह सकता कि चैप्टर बहुत मुश्किल है, बट देर आर क्वाइट अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर जो एग्जामिनर पूछता है। सॉरी, मेरा माइक गिर गया। देर आर क्वाइट अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर जो एग्जामिनर पूछता है, और वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम लोग के पास एग्जाम के अंदर आते हैं। तो जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फॉर टुडेज टॉपिक वी हैव चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 5, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले व्हाट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इज के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देखो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो टारगेट, वो गोल जो आपको अचीव करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो टारगेट, वो गोल जो आपको अचीव करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ये मेरा पर्सनल गोल है। आई वॉन्ट टू बी अ बिलियनर, ये मेरा पर्सनल गोल है, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो गोल, वो टारगेट जो एक इंसान को अचीव करना है। वो गोल, वो टारगेट जो एक इंसान को अचीव करना है। तो ये तो मेरा पर्सनल गोल या पर्सनल टारगेट या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल गोल, पर्सनल टारगेट या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह मेरा पर्सनल गोल, मेरा पर्सनल टारगेट, मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो अगर गोल या टारगेट बिजनेस को दिया जाए, तो वो बिजनेस गोल या बिजनेस एम या बिजनेस टारगेट या बिजनेस ऑब्जेक्टिव कहलाता है। Now the question is, what is a business objective? Business objective is that target or that goal or that aim that a business wants to achieve in the future. अब एक बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बिजनेस के बहुत सारे टारगेट्स हो सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि यार बताओ कि बिजनेस टारगेट या बिजनेस गोल या बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप बड़ा सिंपल से डेफिनेशन लिख सकते हो कि वो चीज जो एक बिजनेस को अचीव करनी है, या वो चीज जो एक बिजनेस अचीव करना चाहता है, वो उसका टारगेट या उसका गोल या उसका एम या उसका ऑब्जेक्टिव है। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिकली दोज टारगेट्स और एम्स दैट अ बिजनेस wants टू अचीव इन द फ्यूचर, और दोज एम्स और टारगेट्स दैट अ बिजनेस इज वर्किंग टूवर्ड्स टू बी अचीव्ड। दैट डिपेंड्स कि आप क्या डेफिनेशन लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, वेरी इजी। आई एम प्रीटी श्योर इस डेफिनेशन में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, कोई इतना कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट है नहीं है। अब दूसरा सवाल, व्हाट कुड बी सम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? एक बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? व्हाट कुड बी सम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस? तो बड़ा सिंपल है, बिजनेस के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वन ऑफ विच इज बिजनेस सर्वाइवल। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि आपको बिजनेस सर्वाइवल समझाना शुरू करूं, इस बात को समझो। बिजनेस सर्वाइवल इज बेसिकली दैट ऑब्जेक्टिव जो एक बिजनेस, जो एक नए बिजनेस का होता है, यूजुअली 99% ऑफ द टाइम्स ये एक नए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। अब आप इमेजिन करो, आपने एक चाय की दुकान खोली है, दैट्स अ बिजनेस फॉर यू। इट माइट नॉट बी अ बिजनेस फॉर एवरीवन, बट आपने पैसा लगाया है, आपका पैशन है चाय बेचना, दैट्स अ बिजनेस फॉर यू। ठीक है, तो आपने बिजनेस लॉन्च किया, चाय वाला, चाय की दुकान खोली। अब राइट एट द पॉइंट जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, लॉन्च किया है, मुझे आप बताओ, आप क्या सोच रहे? 10 साल, 20 साल, 50 साल? नहीं, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यार कुछ भी कर लूं, मैं इस बिजनेस को चला लूं, मैं कुछ भी कर लूं, मैं इस बिजनेस को बंद होने ना दूं, मैं कुछ भी कर लूं, कोशिश करूं कि मेरा बिजनेस डूब ना जाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो जब भी कोई नया बिजनेस खुलता है, राइट एट स्टार्ट, राइट एट फर्स्ट, बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो बंद ना हो जाए, सरवाइव कर ले। ठीक है ना? बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यार बस किसी ना किसी तरीके से चल जाए। क्योंकि इफ यू रिमेंबर, हमने टॉपिक पढ़ा था
कि यार बिजनेसमैन को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट द बिजनेसमैन फेस इज दैट कि बिजनेसमैन को ये जो शुरू में जो नया नया बिजनेस खोलते हैं, प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो ये कि दे फेल टू ब्रिंग इन कस्टमर्स। वो चला ही नहीं पाते क्योंकि कस्टमर ही नहीं आ पाता, सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो आप कोई भी नए बिजनेस पे आप जाओगे, हमेशा याद रखना उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा सर्वाइवल। आप भी अगर आपका कोई दोस्त बिजनेस खोलता है और आप अपने दोस्त के पास जाओगे, यार गुड टू नो आपने बिजनेस खोला, क्या ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे, वो बोलता है मैं अगले 50 साल में ये करूंगा, अगले 10 साल में ये करूंगा। आप उसको बोलोगे ब्रो चिल, चिल, पहले चलाओ तो सही, फिर 50 साल की बात करना। अभी तो चला ही नहीं है ना। When a baby is born, you don't plan him or her to be a doctor or a PhD or a philosopher. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चा पैदा हुआ है, छोटा है, सरवाइव तो कर जाए, बच्चा सरवाइव कर जाए। वो सर्वाइवल इन द फर्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर, जब बच्चा सर्वाइव कर जाता है, फिर प्लानिंग स्टार्ट होती है, ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है। सही है ना। तो बिजनेस भी जब नया नया खुलता है, उसका उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। उसका पहला ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? सर्वाइव करना। अच्छा, अब एक और चीज, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि बिजनेस सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ नए बिजनेस का हो। एट टाइम्स पुराने बिजनेस का भी होता है। देयर आर टू मेनी केसेस जहां पर हमने देखा है पुराने बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव भी सर्वाइवल होता है। लेट्स टॉक अबाउट द रिसेंट बायकॉट। जब इसराइल की वॉर हुई पैलेस्टाइन के साथ, तो लॉट ऑफ मुस्लिम्स गॉट ऑफेंडेड, दे स्टार्टेड बायकॉटिंग इजरायली प्रोडक्ट्स। कोको कोला, मैकडोनल्ड्स वाज वन ऑफ देम। पाकिस्तान में बहुत लोगों ने बायकॉट किया मैकडोनल्ड्स का, कोको कोला का। अब कोको कोला, मैकडोनल्ड्स बहुत बड़ी कंपनीज है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, हर चीज है उनके पास। अब अचानक से क्या हुआ? पीपल स्टार्टेड बायकॉटिंग देम, लोगों ने उनको बायकॉट किया। अब जब लोगों ने उनको बायकॉट किया, ऑटोमेटिकली जैसे ही लोगों ने बायकॉट किया, उनकी सेल्स गिरना शुरू हुई। वो बिजनेस जो ग्रोथ पर था, आहिस्ता 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 सेल्स ड्रॉप होनी शुरू हुई। अब इमेजिन करो, बायकॉट से पहले कोको कोला सोच रहा होगा कि यार हम ग्रो करेंगे और हम नई फैक्ट्री डालेंगे और हम वी विल मल्टीप्लाई आवर सेल्स बाय 10x और 20x 50x। ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ मंथ सेल्स स्टार्टेड गोइंग डाउन। तो उनका ऑब्जेक्टिव जो ग्रोथ था, टक करके ग्रोथ से गिरा के कहां लेके आ गए होंगे वो लोग? सर्वाइवल पे। क्या अभी सर्वाइव कर जाओ, कुछ ना कुछ तरीके से रोको सेल्स गिरने से। सेल्स ना गिरे, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, अभी सेल्स गिरने से रोको। ठीक है ना। तो सर्वाइवल मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है, इज वन ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स जो नए बिजनेस का होता है, डेफिनेटली, विदाउट अ डाउट, क्योंकि नए बिजनेस का तो काम ही सर्वाइव करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पुराने बहुत स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस होते हैं, दे गो थ्रू अ टफ टाइम, एंड विद इन दैट टाइम थिंग्स बिकम सो डिफिकल्ट, तो उनको अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ता है। इन द लास्ट 2 इयर्स पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी कंपनीज को अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करने पड़े, सर्वाइवल मोड पे आना पड़ा, चीजें डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, तो ये तो था वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच इज बिजनेस सर्वाइवल, जो लोगों का बिजनेसेस का होता है, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा बिजनेसेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्वियसली प्रॉफिट, कॉमन बात है भाई। बिजनेस क्यों खोलता है? प्रॉफिट के लिए ना। अच्छा, हम बात करें सिर्फ यहां पर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस की, राइट? हम नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात नहीं कर रहे। सो 99% ऑफ द बिजनेसेस आउट देयर दैट यू सी इन दिस वर्ल्ड आर ऑल देयर फॉर प्रॉफिट। कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, एप्पल, सैमसंग, ये सारे बिजनेस क्यों हैं? प्रॉफिट कमाने के। दे वांट टू अर्न प्रॉफिट, उनका काम ही प्रॉफिट कमाना है। दे आर जस्ट आउट देयर टू मेक प्रॉफिट। ठीक है। तो दूसरे बिजनेसेस का, और सॉरी, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है वो प्रॉफिट होता है। एक हो सकता है सर्वाइवल, दूसरा हो सकता है प्रॉफिट। अच्छा भाई, और क्या हो सकता है? नंबर 3, रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब आपको याद होगा शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हमने लीगल स्ट्रक्चर्स वाले टॉपिक में पढ़ा भी था। शेयर होल्डर्स आर ऑल ऑफ दोज इंडिविजुअल्स जिसने पैसा लगाया होता है बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट की होती है और शेयर खरीदा होता है। क्यों खरीदा होता है शेयर? Whenever आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, इसका मतलब you've made an investment in that company. And whenever you've made an investment, you would expect a return. अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं, मतलब मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। और कोई पागल इन्वेस्टमेंट करता है? नहीं। क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट?
रिटर्न के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो कंपनी का एक और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट कमाना। किस लिए प्रॉफिट कमाना? ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सके, उनको सेटिस्फाई कर सके कि उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट की है कंपनी के अंदर शेयर खरीद के तो उनको उसका रिटर्न मिल रहा है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ग्रोथ। ग्रोथ इन सिंपल वर्ड्स इज ग्रीड। अच्छा, कुछ लोग ग्रोथ लिखते हैं, कुछ लोग इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी लिखते हैं। अब ये मर्जी है सबकी भाई। A lot of people would write this as profit maximization, a lot of them would write it as growth. अच्छा, ये हवस है इंसान की, खत्म ही नहीं होती। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, when I started working, मैं बोलता था यार 20,000 कमा लूं बहुत है, जिंदगी में और कुछ चाहिए नहीं। When I was your age, 20,000 कमा लूं बहुत है, क्या करना है? सिर्फ पार्टी तो करनी है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है बस, और क्या चाहिए? फिर जब 20,000 कमाना शुरू किए तो फिर हुआ नहीं यार, अच्छा फोन भी चाहिए, तो कम से कम 30,000 होने चाहिए। आई स्टार्टेड अर्निंग 30,000। फिर जब 30,000 कमाने लगा, मैंने बोला नहीं यार अब तो बड़ा हो गया हूँ, अम्मी अब्बू को थोड़े से पैसे देने चाहिए, उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए, उनको भी पैसे देने और एजुकेशन भी खुद अफोर्ड करनी चाहिए, कम से कम 50,000 कमाओ। 50,000 कमाने लगा। फिर रियलाइज हुआ नहीं यार अब तो गाड़ी चाहिए, फिर घर चाहिए, फिर ब्रांडेड कपड़े चाहिए, फिर वेकेशन चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। ग्रीड खत्म नहीं होती। बेसिकली ये ग्रीड है, ग्रोथ। बिजनेस जब खुलता है ना तो ओनर क्या सोच होता है? बस यार सरवाइव कर जाऊं। ओके। Sir, you can also call us at फिर it as वेट वेट fraud. वेट वेट वेट, वी आर रिकॉर्डिंग दिस। जैसे ही प्रॉफिट हो जाता है फिर बिजनेस होता है यार बस प्रॉफिट हो जाए, सरवाइव हो गया, प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो गया। फिर बिजनेस कहता है अच्छा प्रॉफिट हो गया, अब और प्रॉफिट चाहिए, ग्रीड। ठीक है ना? ग्रीड खत्म नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा वी हैव अनदर ऑब्जेक्टिव, दैट इज मार्केट शेयर। अच्छा, मार्केट शेयर समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ी सी वर्किंग करानी पड़ेगी, थोड़ी सी पहले। तो कुछ बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट शेयर। ओके। अब आप में से बहुत सारे लोगों को मार्केट शेयर पता होगा और बहुत सारे लोगों को मार्केट शेयर नहीं पता होगा। सबसे पहले मैं आपको मार्केट शेयर का फॉर्मूला बताता हूं। मार्केट शेयर का जो फॉर्मूला हम लोगों के पास है वो है इंडिविजुअल कंपनी सेल्स अपॉन टोटल मार्केट सेल्स इंटू 100। ये मार्केट शेयर निकालने का फॉर्मूला है। बट द क्वेश्चन इज कि कुछ कंपनीज का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर है क्या? देखो, मार्केट शेयर बताने से पहले मैं आपको बताता हूं दो तरह की कंपनीज। एक है बाटा और एक है एलवी। एलवी अपने प्रोडक्ट्स महंगे बेचता है, यानी प्रीमियम प्राइसिंग पे बेचता है। ठीक है? सो कंपनीज लाइक एलवी मेक श्योर दैट दे सेल एट अ प्रीमियम प्राइस। वो महंगा बेचते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख का जूता, तो कहते हैं महंगा बेचो। दे हैव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ enhancing, improving brand image. On the other hand, there are companies like Bata. They sell at a low price, and their objective is market share. So कुछ कंपनीज होती हैं मार्केट शेयर के पीछे भागती हैं, कुछ कंपनीज जो है वो ब्रांड इमेज के पीछे भागती हैं। ब्रांड इमेज का मतलब महंगा बेचो, एक्सक्लूसिविटी के साथ बेचो। एलवी, गुची, प्राडा, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 50 लाख का जूता। So they're running after brand image. But then there are companies like Bata who are running after market share. अब मार्केट शेयर क्या है, किस तरह कैलकुलेट होती है, क्या लॉजिक होती है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो आई गिव यू एन एग्जांपल, और फिर इस एग्जांपल के साथ आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा आसानी होगी। मैं चाहूं तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा भी सकता हूं, बट आई ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल, ताकि एग्जांपल के साथ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो समझना थोड़ा नहीं काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। सो लेट्स से वी टॉक अबाउट द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है?
सो हम आज बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की। एंड लेट्स अज्यूम कि पाकिस्तान की सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में हम लोगों के पास सिर्फ 4 मैन्युफैक्चरर्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक के। एक है कोका कोला, एक है पेप्सी, एक है पाकोला और एक है कोला नेक्स्ट। ठीक है, वैसे तो ज्यादा है बट जस्ट ट्राई टू कीप इट इजी फॉर यू ऑल। मैं आपको आसान करके समझा रहा हूं और मैं नंबर्स भी बहुत छोटे रखूंगा, बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो लेट्स से कोका कोला ने इन द एंटायर ईयर 5 करोड़ की सेल्स की। पेप्सी ने लेट्स से 3 करोड़ की सेल्स की, 2 करोड़ की, चलो पेप्सी ने 2 करोड़ की सेल्स की। पाकोला ने जो है वो 2 करोड़ की सेल्स की और कोला नेक्स्ट ने 1 करोड़ की सेल्स की। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त मार्केट शेयर का कॉन्सेप्ट, कि मार्केट शेयर क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है और कुछ कंपनीज का ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर क्यों होता है। तो उसको समझने के लिए आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल एंड ट्राइंग टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट विद दिस एग्जांपल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने एग्जांपल के अंदर लिया है पाकिस्तान की सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री और हमने अज्यूम किया है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 4 कंपनीज है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, कोका कोला, पेप्सी, पाकोला एंड कोला नेक्स्ट। एंड उनके सामने फॉलोइंग द नेम्स मैंने लिखा है उनकी सेल्स। नंबर्स भी छोटे रखे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसका मतलब सारी जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है, कोका कोला, पाकोला, कोला नेक्स्ट, सबने मिलाकर पूरे साल में 10 करोड़ की सेल्स की है। 10 करोड़ की सेल्स की है। ये कहलाएगा टोटल मार्केट सेल्स। ये क्या कहलाएगा? टोटल मार्केट सेल्स। टोटल मार्केट के सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स ऑफ ऑल कंपनीज ऑफ अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। अच्छा, मैंने यहां पर भी देखा कंफ्यूजन। जब एग्जामिनर बोलता है टोटल मार्केट सेल्स तो बच्चा समझता है टोटल मार्केट सेल्स का मतलब होता है पूरी कंट्री के अंदर सारी कंपनीज की सेल्स, सारी इंडस्ट्रीज की, यानी साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, कपड़े, जूते, सबकी सेल्स। नहीं, टोटल मार्केट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स ऑफ ऑल कंपनीज जरूर होता है। टोटल मार्केट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स ऑफ ऑल कंपनीज बट ऑफ वन स्पेसिफिक इंडस्ट्री। वन स्पेसिफिक इंडस्ट्री। तो अगर मैं यहां पर टोटल मार्केट सेल्स की बात कर रहा हूं, आप देख सकते हो नीचे 10 करोड़, तो मैंने सारी कंपनीज की बात जरूर की है लेकिन किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की, सारी इंडस्ट्रीज की नहीं। ठीक है, तो साबुन की इंडस्ट्री अलग है, साबुन की मार्केट अलग है, कपड़ों की मार्केट इंडस्ट्री अलग है, जूतों की मार्केट इंडस्ट्री अलग है, सेलफोन की मार्केट इंडस्ट्री अलग है। ठीक है, सो टोटल मार्केट सेल्स रिफर्स टू टोटल सेल्स ऑफ ऑल कंपनीज बट ऑफ वन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, नॉट ऑल इंडस्ट्रीज। तो पाकिस्तान के अंदर 4 कंपनीज हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक बना रही है, उनकी सेल्स लिखी है और उन सबकी सेल्स को जब मैंने टोटल किया तो 10 करोड़ आया, तो टोटल मार्केट सेल्स है। अच्छा, मैं फॉर्मूला में लगाऊं फॉर एग्जांपल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। कोका कोला की सेल्स है 5 करोड़, तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इंटू 100, क्या आंसर आया? 50%। तो इसकी मार्केट शेयर है 50%, इसका मार्केट शेयर है 20%, इसका मार्केट शेयर है 20% और इसका मार्केट शेयर है 10%। सॉरी, मार्केट शेयर है क्या? मार्केट शेयर बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, या चलो मार्केट शेयर बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको यह बताता है कि एक इंडिविजुअल कंपनी की पूरी मार्केट के कंपैरिजन में एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, या एक कंपनी की पूरी मार्केट के ऊपर कंट्रोल कितनी है। तो अगर मैं परसेंटेजेस को देखूं तो मुझे क्लियरली स्ट्रेट आउट मुझे पता लग रहा है कि कोका कोला की स्ट्रेंथ 50% है, यानी पूरी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स बिक रही है 50% कंट्रोल उसका कोका कोला के पास है। या पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज ने सॉफ्ट ड्रिंक्स बेची हैं 50% सेल्स कोका कोला की। मुझे कोका कोला की स्ट्रेंथ पता लग गई एक्चुअल मार्केट में अंदर, या मुझे कोका कोला का पावर पता लग गया। सो मार्केट शेयर इज बेसिकली फॉर्मूला दैट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी इन कंपैरिजन टू ऑल द कंपनीज इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और मार्केट। समझ आ रही है ना? जब तक नंबर्स थे तो मुझे सेल्स पता थी, स्ट्रेंथ का पता नहीं लग रहा था। हाँ, ये पता था कि भाई कोका कोला की सेल्स ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये नहीं पता लग रहा था कि स्ट्रेंथ कितनी है। अब मार्केट शेयर का फॉर्मूला लगाया तो मुझे पता लग गया
कि कोको कोला की पूरी मार्केट के अंदर की जो टोटल मार्केट की सेल्स है उसमें एक्चुअल में कोको कोला की स्ट्रेंथ कितनी है। ये मुझे एक्चुअल स्ट्रेंथ का पता लग गया कोको कोला की। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो कुछ बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट शेयर। सो देयर आर सम कंपनीज हु रन आफ्टर कंट्रोलिंग द सेल्स ऑफ द मार्केट। ये वो कंपनीज होती है जो सस्ता बेचती है ज्यादातर, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। कुछ कंपनीज होती है, सॉरी मैं आपको ये कह रहा था, जो कंपनीज होती हैं जो मार्केट शेयर के पीछे भागती है वो कंपनीज होती हैं जो मैक्सिमम कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं, मैक्सिमम सेल्स अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। बाटा टाइप कंपनीज, उनका इंटरेस्ट इसमें है कि जो पूरे पाकिस्तान में जूते बिक रहे हैं उनमें से कितने परसेंट जूते हमसे लोग खरीद रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ज्यादा है इसमें। वेराज गुची एलवी प्राडा कहते हैं भाड़ में गए कितने लोग खरीद रहे नहीं खरीद रहे। ब्रांड इमेज क्या है? दिन का एक जूता बेचो, 5 लाख का बेचो, बाढ़ में गए परसेंटेज ऑफ सेल्स। वी आर लेस देन 1% ऑफ द एंटायर पाकिस्तान, हु केयर्स। बाटा कहता नहीं भाई, वी वांट एटलीस्ट 25%, जितने भी लोग पाकिस्तान में जूते खरीदते 25% हमसे खरीदे। ये बाटा का ऑब्जेक्टिव है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है तो नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो देयर आर सर्टेन पीपल, सर्टेन कंपनीज सॉरी, जो ब्रांड इमेज के पीछे भागती, एंड देन देयर आर सर्टेन कंपनीज जो मार्केट शेयर के पीछे भागती, एंड देन फाइनली कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है सीएसआर। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। सीएसआर क्या है? गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ठीक है ना। अब हम लोगों का तो मुसलमानों में एस्पेक्ट होता है जक़ात का, सदके का, ठीक है ना। अब गोरों में तो कुछ सिस्टम ही नहीं। तो गोरा कहता है अपनी कंपनी में ऑब्जेक्टिव बना लो, हेल्प द सोसाइटी। स्कूल बना दिया, लाइब्रेरी बना दी। आप जाओ केएफसी के बाहर, एक केएफसी के काउंटर पे एक बॉक्स रखा हुआ होता है, एवरी बर्गर दैट यू बाय वी पे 10 रुपीज टू शौकत खानम। उस तरह से सोसाइटी की मदद करते हैं, ठीक है ना। सोलर पैनल्स लगा दिए वेस्टेज को कम करने के लिए या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये है सर्विस टू द कम्युनिटी। तो बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, वी विल सर्व द सोसाइटी, वी विल सर्व द कम्युनिटी। सो व्हेनेवर अ बिजनेस हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग द सोसाइटी बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से सोसाइटी की हेल्प कर रहा है, वो है सोशल ऑब्जेक्टिव, सर्विस टू द कम्युनिटी। अच्छा, इसके बाद कुछ बिजनेसेस होते हैं सोशल एंटरप्राइज। ये मैं आपको एक बहुत क्लैरिफाई कर दूं, बच्चों को कंफ्यूजन है। बच्चे समझते हैं सोशल एंटरप्राइज इज अ बिजनेस दैट इज नॉन प्रॉफिटेबल। गलत, गलत। सोशल एंटरप्राइज एक ऐसा बिजनेस होता है जो प्रॉफिटेबल होता है। सोशल एंटरप्राइज एक ऐसा बिजनेस होता है जो प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन वो करता यह है कि इस प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है फॉर बेनिफिटिंग द सोसाइटी। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर आपके लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आप कभी देखोगे ना सोसाइटी के अंदर सैलानी वेलफेयर या एडी या रेड क्रॉस, इस तरह की जितनी भी चैरिटेबल कंपनीज हैं जो लोगों की मदद करती है फ्री में, उनका एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा लोगों से पैसे मांगती रहती है। अब मेरे पास 2 लाख रुपए हैं टोटल, मैंने किसी गरीब की मदद कर दी, 2 लाख खत्म। अब मुझे अगली बार किसी गरीब की मदद करनी तो कैसे पैसे लाऊं? किसी से मांगना पड़ेगा। तो जो जितनी भी चैरिटेबल कंपनीज होती है ना, उनका एक प्रॉब्लम है, दे हेल्प द पीपल यस, बट देर इन कॉन्स्टेंट नीड ऑफ मनी। अब लोगों की मदद तो करते रहोगे, मैंने फ्री में हॉस्पिटल खोला है, गरीब आ रहा है इलाज करवा रहा है जा रहा है, गुड। बट उसको जो गरीब इलाज करवा रहा है तो डॉक्टर्स को सैलरी देनी है, इक्विपमेंट है, बिजली है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज का एक बड़ा मसला होता है, दे आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर मनी। अब कुछ बिजनेसमैन स्मार्ट है, वो कहते हैं यार सोसाइटी की मदद भी करनी है और पैसे भी नहीं मांगना। वो क्या करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट मिनिमम प्रॉफिट के साथ बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं टी शर्ट बेचता हूं, मेरी कॉस्ट है 10 रुपए, मैंने बोला लेट्स सेल इट आउट फॉर 11 रुपए, मिनिमम प्रॉफिट के साथ काम करूं। तो जब मैं मिनिमम प्रॉफिट के साथ काम करूंगा तो प्रॉफिट आ रहा है, यस। अब 10 रुपए कॉस्ट के लगाए थे वो वापस आ गए, 10 रुपए की कॉस्ट लगाई थी ना टी शर्ट पे, वो पूरे वापस आ गए। तो अगली बार टी शर्ट बनाने के लिए पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, वही 10 रुपए जो वापस आए उसको री इन्वेस्ट करूंगा और एक और टी शर्ट बना लूंगा, साथ में 1 रुपए प्रॉफिट भी आ गया। अब मैं एक एक रुपए जमा करके
अगली बार बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा और एक की जगह 2 टी-शर्ट बना लूंगा। सो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज का प्रॉब्लम क्या है? दे हेल्प आउट पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट, गुड, बट द प्रॉब्लम इज दैट they are helping out people free of cost, but they do need money for the operations to keep going on. ठीक है ना? तो जो समझदार लोग हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं मांगना चाहते, तो वो अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट हो लेकिन हो। इससे क्या होता है, जब मिनिमम प्रॉफिट होता है लेकिन होता रहता है, तो उनको लोगों से पैसे नहीं मांगने पड़ते। जो भी प्रॉफिट होता है उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोगों की मदद होती रहे। तो सोशल एंटरप्राइज के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है इकोनॉमिकल, विच इज मेकिंग प्रॉफिट। एक होता है इन्वायरमेंटल, विच इज प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। और एक होता है सोशल, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, ओ सॉरी, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी को बेनिफिट देना, जैसे कि क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। अच्छा जी, मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाई डू बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज ओवर टाइम? अच्छा, आपने देखा ना यहाँ पे कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम लोग के पास, सर्वाइवल, प्रॉफिट, रिटर्न, मार्केट शेयर, ब्रांड इमेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो चेंज भी होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है कि यार जरा बताओ, ऐसा क्यों होता है कि एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम? ठीक है जी, तो ये कुछ रीजंस है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स विद द पैसेज ऑफ टाइम क्यों चेंज होते हैं भाई, क्या वजह है? एक बिजनेस सर्वाइवल से प्रॉफिट, प्रॉफिट से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से जो है वो ब्रांड इमेज या मार्केट शेयर, ये तो चेंज करते रहते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। क्यों चेंज होते हैं भाई? ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, अ न्यूली सेटअप बिजनेस हैज सक्सेसफुली सर्वाइव्ड एंड इज नाउ एमिंग फॉर प्रॉफिट। सीधी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, एक जो नया बिजनेस खुलता है, खुलते साथ उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। हर बिजनेस नए बिजनेस का है, हर नए बिजनेस का है, क्योंकि नया नया खुला है, उसको पता ही नहीं है कि लोगों को प्रोडक्ट पसंद आए ना आए। नया बिजनेस है, उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। अब सरवाइव कर गया तो अब ऑब्जेक्टिव तो चेंज होगा ना यार। अब इमेजिन करो, आप एक बिजनेस 10 साल पुराना है, आप उसके ओनर के पास जाते हो, यार गुड यार आपका बिजनेस बड़ा अच्छा है, कहते हैं थैंक यू, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? वो बोलेगा सर्वाइवल। आप लोग पागल हो, सर्वाइव कर चुका भाई, तभी तो 10 साल गुजरे ना। क्या 10 साल से आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे? तो अगर 10 साल से सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो आप पागल हो, बिजनेस चला रहे हो, बंद कर दो। और अगर आप 10 साल से चला रहे हो तो इसका मतलब आपका बिजनेस सर्वाइव कर चुका है। यू कांट बी रनिंग अ नॉन प्रॉफिटेबल, सॉरी, अ लॉस मेकिंग कंपनी फॉर 10 years। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अनलेस आपका उसके पीछे ऑब्जेक्टिव कुछ और। मेरी बात समझ आ रही है ना? सर्वाइव कर रही है कंपनी। तो बात सीधी सी है कि जब नई नई कंपनी खुलती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। लोगों ने प्रोडक्ट ट्राई किया, लोगों को पसंद आ गया, सेल्स आना शुरू हो गई, इसका मतलब सर्वाइवल का स्टेज गुजर चुका। तो नई कंपनी जो सर्वाइवल स्टेज को पास कर चुकी होती है, इसका ऑब्जेक्टिव फिर कुछ और होता है, फिर सर्वाइवल नहीं होता। दूसरा, अ बिजनेस हैज अचीव्ड हाई मार्केट शेयर एंड नाउ वांट्स हाई रिटर्न फॉर ओनर्स। ये भी एक रीजन होता है। एक बिजनेस ने जो है वो हाई मार्केट शेयर का ऑब्जेक्टिव रखा था, आ गया मार्केट शेयर। अब कैसे हाई मार्केट शेयर रखा था? प्रॉब्ली सस्ता बेचा, ज्यादा बेचा, सस्ता बेचा, ज्यादा बेचा, सस्ता बेचा, ज्यादा बेचा, करते 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 सस्ता बेच बेच के सारे कस्टमर या मेजोरिटी कस्टमर आ गए। अब शेयर होल्डर बोल रहा है, भाई क्या, कब तक सस्ता बेचोगे? अब हमें प्रॉफिट चाहिए भाई। शुरू में तो आपने लॉस में बेचा, सस्ता बेचा, कस्टमर आ जाए, कस्टमर आ जाए, कस्टमर आ जाए, आता गया, आता गया, आता गया, अब प्रॉफिट दो भाई। लेट्स टॉक अबाउट फूड पैंडा। फूड पैंडा ने शुरू में इतना सस्ता बेचा, 100 रुपए का बर्गर, 200 रुपए की फ्राइज, और पता नहीं क्या कुछ नहीं बेचा, 500 रुपए फ्री वाउचर, 1000 रुपए का फ्री वाउचर, फ्री डिलीवरी, ये वो पता नहीं क्या क्या नहीं दिया फ्री में, जस्ट टू ग्रैब द मार्केट शेयर, कि लोग उसके पास आ जाए। आज लोगों को खाना ऑर्डर करना होता है ना, लोग वेबसाइट पे, रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे नहीं जाते। You want to order McDonald's, you would not go to the website of McDonald's. You would go to, rather than going to the website, you would try out Food Panda. मार्केट शेयर आ गया उसके पास। और ऑनलाइन डिलीवरी का, ऑनलाइन जो डिलीवरी है फूड बिजनेस की, फूड पैंडा टाइप,
100% शेयर फूड पैंडा के पास है पूरे पाकिस्तान में। देयर इज नेक्स्ट, मतलब देयर इज नो वन नेक्स्ट टू फूड पैंडा, तो है ही नहीं। A lot of people tried, couldn't do it. फूड पैंडा ने पूरा पाकिस्तान का जो है ना वो डिलीवरी बिजनेस का मॉडल इस तरह का जो फूड पैंडा का है कि यू नो कंसोलिडेट किया हुआ सारी रेस्टोरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऐसा मॉडल आप किसी के पास है ही नहीं, जो आया भी वो सर्वाइव नहीं कर सका। तो फूड पैंडा ने मार्केट शेयर उठा लिया 100%। अब जिन लोगों ने पैसा लगाया फूड पैंडा में वो बोल रहे हैं भाई बहुत हो गया, आ गया मार्केट शेयर, अब प्रॉफिट दो। अब आहिस्ता 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 फूड पैंडा पैसे ले रहा है, डिलीवरी चार्जेस और वाउचर्स भी कम कर दिए और टैक्सेस भी लगा दिए, और बिजनेसेस जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे कमीशन भी चार्ज कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता प्राइसिंग पे आ रहा है ताकि वो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको रिटर्न दे सके। तीसरा, मुल्क के हालात बदल गए, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज थी, अलग ऑब्जेक्टिव था। पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात बदल गए, क्राइसिस आ गए, जॉब्स चली गई लोगों की, बहुत कुछ हुआ। खाड़ी इतना बड़ा ब्रांड है, दबा के पाकिस्तान में एक्सपैंड कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। अब क्या हुआ, मुल्क के हालात खराब हो गए, जॉब्स चले गई, पीपल कांट अफोर्ड टू बाय न्यू क्लोथ्स। तो अब खाड़ी बोला भाई एक्सपेंशन रोको, कॉस्ट को कंट्रोल करो, सर्वाइवल पे आ जाओ, नुकसान हो रहा है, रोक दो एक्सपेंशन, सर्वाइवल मोड पे आ जाओ। तो तीसरा रीजन क्या हो सकता है भाई कि वाई डू कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स चेंज ओवर टाइम? मुल्क के हालात बदल गए, ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा। या पहले अकेली कंपनी थी जो काम कर रही थी, कंपटीशन था ही नहीं, अब कंपटीशन आ गया तो भी हालात बदल गए, काम करने का तरीका बदल जाएगा। जब आप अकेले थे दबा के एक्सपैंड कर रहे थे, अब कंपटीशन आ गया है तो एक्सपेंशन रुक दी, क्वालिटी इंप्रूव करना शुरू कर दी, या मार्केट शेयर के पीछे भागना शुरू कर दिया। पहले तो आप अकेले थे तो 100% आपके पास था मार्केट, अब कंपटीशन आया है तो 50% लोग आपसे ले रहे हैं, 50% कंपेटिटर से ले रहे हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ को छोड़ के गया है, मार्केट शेयर है। तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है कंट्री का, एनवायरमेंट चेंज होगा, इकोनॉमिकल हालात चेंज होंगे, कंपेरेटिव पोजीशन चेंज होगी, तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और एक और रीजन ये भी हो सकता है, व्हाई डू बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स चेंज ओवर टाइम? तो आप बोलोगे इट इज ऑब्वियस, पुराना वाला ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो कंपनी ने नया ऑब्जेक्टिव बना लिया, ये भी एक रीजन हो सकता है ऑब्जेक्टिव चेंज होने का। तो ये बहुत बेसिक रीजन है। अच्छा, अब बेनिफिट्स क्या है, क्या फायदा है बिजनेस को अगर अपने लिए ऑब्जेक्टिव रखे? भाई बहुत जरूरी है, बगैर ऑब्जेक्टिव के तो इंसान बेकार है, बिजनेस तो बहुत दूर की बात है ना। इमेजिन करो आपके दोस्त ने बिजनेस खोला, आपको बुलाया, ब्रो मैंने बिजनेस खोला, मेरे बिजनेस पे आओ देखो। आप गए, आपने देखा है बड़ा अच्छा ऑफिस बनाया, आपने बोला तुम इसमें करोगे क्या? बोला यार वो सोचा नहीं, बिजनेस खोल लिया। आप बोलोगे पागल, बिजनेस खोल लिया, सोचा ही नहीं क्या करना है उसके अंदर, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाह रहे हो? तो बिजनेस विदाउट एन ऑब्जेक्टिव इज यूजलेस। ये जो आपको रोड पे ड्रग एडिक्ट्स नजर आते हैं, उनका ऐसा हाल क्यों है? उनका ये हाल इसीलिए क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई उनके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई क्या फायदा है एक बिजनेस को ऑब्जेक्टिव्स बनाने का, आप बोलोगे भाई सीधी सी बात है, अगर बिजनेस ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो ही तो वो अपने मैनेजर्स को और वर्कर्स को बता सकता है ना कि आपने ये काम करना है। और जब मैनेजर्स और वर्कर्स उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे तो उनमें मोटिवेशन आएगी। अब मैंने टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री खोल ली है, लेकिन मैंने कोई टारगेट ही नहीं बनाया, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनाया कि मैं क्या करूंगा। जब मैंने अपने वर्कर्स को कोई टारगेट, कोई ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं है, सीधी सी बात है, तो फिर मैं, मेरे वर्कर्स और मैनेजर्स करेंगे क्या? वो रोज आएंगे, मैं बोलूंगा टी शर्ट बनाओ, बोलेगा सर क्या करना है, कितने बनाने हैं, क्या डिजाइन है, क्या क्वालिटी है, किस तरीके से काम करना है, कितनी सेल्स लेके आनी, मतलब आप पता नहीं भाई बनाते रहो। बोलेगा ओनर पागल हो गया, उसको होश ही नहीं क्या करना है जिंदगी में। ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है ना। तो जब आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे अपनी कंपनी के लिए, कोई गोल को टारगेट बनाओगे, तो उसे बनाओगे थोड़ी, वो गोल वो टारगेट अपने एम्प्लॉय को भी तो दोगे, मैनेजर को भी तो दोगे। जब आपका मैनेजर को वो गोल और वो टारगेट मिलेगा तो उनको क्लियर पता होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और जब उसको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो वही काम करने की कोशिश करेगा जो आपने टारगेट दिया है। जब वो उसको वही करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मोटिवेशन आएगी कि यार मुझे टारगेट मिला है, मुझे ये अचीव करना है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अब मैंने अपने एम्प्लॉय को टारगेट दिया, यू नीड टू मेक 100 टी शर्ट्स। अब 100 टी शर्ट्स की बेसिस पर उसने लेट सपोज 110 बना दिए, तो टारगेट ओवर अचीव, तो मैं बोलूंगा गुड परफॉर्मेंस। मैंने आपको 100 का टारगेट दिया था, आपने 110 बनाए। उसने 90 बनाए, मैं बोलूंगा बैड परफॉर्मेंस। मैंने आपको 100 का टारगेट दिया था, आपने 90 बनाए, अंडर परफॉर्म किया। सो
अगर मैं उसको पहले से ऑब्जेक्टिव दे दूं तो मैं इवैल्यूएट कर सकता हूं ना कि मेरा इंप्लॉय अंडर परफॉर्म कर रहा है या ओवर परफॉर्म कर रहा है, या जितना बोल रहा हूं उतना एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहा है। अब मैंने अपने इंप्लॉय को टारगेट ही नहीं दिया, 1 महीने बाद अगर मुझे इवैल्यूएट करना हो कि मेरा इंप्लॉय कैसा काम कर रहा है, तो मैं क्या पता लगेगा, कैसे इवैल्यूएट करूं कि मेरा इंप्लॉय अच्छा काम कर रहा है बुरा काम कर रहा है? मैंने को टारगेट ही नहीं दिया। टारगेट दूंगा तो मैं इवैल्यूएट कर सकता हूं ना कि काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ। एंड देन अगर टारगेट ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो तो इट हेल्प्स यूनाइट द बिजनेस। सारे मैनेजर्स को पता होगा, सारे इंप्लॉयज को पता होगा कि वो मिलके किधर काम करें, किस चीज पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऑब्जेक्ट, मेरी कंपनी में मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया मार्केट शेयर का, सो ऑल द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज वुड नो कि टुगेदर वी आर सपोज टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग मार्केट शेयर। तो सब अपना काम मार्केट शेयर के हिसाब से करेंगे। अगर मैंने ब्रांड इमेज का टारगेट बनाया तो सारे इंप्लॉयज को पता है कि यार ओनर को ब्रांड इमेज चाहिए, महंगा बेचो, प्रीमियम कस्टमर्स के साथ काम करो, प्रीमियम प्राइसिंग पे काम करो, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी बनाओ जो ब्रांड इमेज एनहांस करे। सब सारी जो बिजनेस है वो यूनाइटेड होगी, सारे इंप्लॉयज मैनेजर्स डिपार्टमेंट यूनाइटेड होंगे, उनको पता होगा किस चीज पे काम करना है। अगर मैंने ऑब्जेक्टिव ही नहीं दिया, एक एम्प्लॉय सस्ता बेच रहा है ज्यादा सेल्स लाने के लिए, एक एम्प्लॉय महंगा बेच रहा है ब्रांड बनाने के लिए, यूनिटी नहीं है। कस्टमर बोलेगा यार क्या हो गया कंपनी के अंदर, कोई एम्प्लॉय कुछ बोल रहा है, कोई एम्प्लॉय कुछ बोल रहा है, यूनिटी नहीं है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बिजनेस को यूनाइट भी करते हैं, ठीक है ना। व्हेनेवर यू हैव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इट हेल्प्स यूनाइट द बिजनेस। सारे डिपार्टमेंट, सारे मैनेजर्स, सारे एम्प्लॉयज, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज। सो दीज आर 3 बेसिक बेनिफिट्स ऑफ हैविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स।